हाँ जी बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू डाउटनेट। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट में। आप बोलोगे मैम आप रोज रोज यही पूछती हो कैसे हो आप सब, और फिर वही कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप सब अपना ख्याल रखें। हाँ जी बिल्कुल चाहती हूँ कि आप सब अपना ख्याल रखें, क्योंकि भाई अपना ख्याल रखोगे तभी तो क्लासेस देखने आओगे। नहीं रखोगे तो क्या करोगे? फिर घर पे मम्मी पापा जो हैं वो आपको फोन भी नहीं छूने देंगे, है ना? तो बच्चा पार्टी, मैं हूं विजाता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और हम यहाँ पे बात कर रहे थे अपने चैप्टर मानव जनन की, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ठीक है, जहां पर आज हम बात करेंगे स्तन ग्रंथि, युग्मक जनन और शुक्र जनन के बारे में। ठीक है, लेकिन बच्चा पार्टी आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक रिकैप लेंगे हम। याद है आप सबको कि हमने क्या पढ़ा था? तो उससे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू में देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। ओके, तो हम किसकी बात करेंगे आज? हम सबसे पहले स्तन ग्रंथि देखेंगे, ठीक है? फिर बात करेंगे उसकी संरचना के बारे में, फिर थोड़ा सा युग्मक जनन के बारे में बात करेंगे, युग्मक जनन से शुक्र जनन पर आएंगे हम, ठीक है? उसके बाद शुक्राणु जनन पर हार्मोन का नियंत्रण देखेंगे, उसका कंट्रोल देखेंगे, ठीक है? कि हार्मोन्स जो होते हैं वो किस तरीके से शुक्राणु जनन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? फिर लास्ट में हम बात करेंगे इसकी संरचना के ऊपर। करेक्ट? चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? स्त्री जनन तंत्र, ठीक है? वहां पर हमने क्या देखा था? वहां पर हमने देखा था कि भाई इस तरीके की एक संरचना थी, ठीक है ना? ऐसे करके एक संरचना वहां पे हमने देखी थी, राइट? इस तरीके से एक संरचना थी, है ना? अभी तो मैं रफली डायग्राम ऐसे ही बना दे रही हूं, ठीक है? जो बच्चे आज क्लास में नए जुड़े हैं प्लीज वो जाके पिछली क्लास का लिंक देखें, उनको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पर हमने किस चीज के बारे में बात करी थी, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या बात करी थी कि भाई ये क्या था? क्या था ये? जल्दी बताइए। ये था अंडाशय, ठीक है? यानी कि ओवेरी, यही वो जगह है जहां पर क्या होता है? अंडा बनता है, एग बनता है, ठीक है? इसको हमने क्या बोला था? ये क्या थी? उंगली नुमा संरचना थी, ठीक है? जिसको हमने क्या कहा था? फिम्बरी थी। यहां से ये जो एक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है ना? अब ये क्या काम करती है कि भाई यहां जब अंडा बनता है ये फटाक से उसको कैच कर लेती है। जैसे क्या होता है क्रिकेट में, जब धोनी जो है सिक्सर या चौका मारने की कोशिश करता है तो फील्डर्स क्या करते हैं कि भाई देखते हैं कि इसका कौन कैच करेगा, है ना? बिल्कुल उसी तरीके से क्या होता है कि भाई जब यहां से निकलता है ना तो ये फटाक से उसको कैच कर लेते हैं कि भाई इसका कैच मैं ही लूंगी, ठीक है? फिर यहां से पहुंचता है, यहां से पहुंचता है, ये क्या अपनी फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है? यहां से पहुंचता है, ठीक? यहां पहुंचता है, ये यहाँ एम्पुला में पहुंचता है। अगर इस बीच यहां से कोई स्पर्म अंदर आ जाता है, ठीक है? कोई स्पर्म अंदर आ गया सपोज करो, ठीक? और वो स्पर्म यहां पर आके इससे मिल गया तो यहाँ क्या होगा? यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर नर और युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होगा? निषेचन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर ये जो यहाँ से एग था, ठीक है, ये यहाँ क्या होगा? यहाँ पर रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है? और फिर वो क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में, ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर आ जाता है, ठीक है? हमने यहाँ पर ये सब चीजें देखी थी, करेक्ट? चलो फिर आज हम एक और ग्रंथि की बात करते हैं जो स्त्री के शरीर में पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? स्तन ग्रंथि बोलते हैं। जिसको क्या बोलेंगे? मेमोरी ग्लैंड बोलेंगे, ठीक? तो अगर हम मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं इसकी, तो ये क्या होता है? ये ब्रेस्ट पार्ट होता है फीमेल का, ठीक है? ये क्या है? ये ब्रेस्ट पार्ट है, ठीक है? ब्रेस्ट यानी कि स्तन, ठीक है? ये क्या होता है? ये ऊतकों से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है? ये क्या होता है? ऊतकों से बना हुआ होता है, ठीक है? अब क्या होता है यहां पर,
ठीक है, यहां पर एक पोर्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एरियोला। एरियोला जो क्या होता है, छोटी छोटी ग्रंथियों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, छोटी छोटी सी गांठ होती है, यहाँ पर एक ब्लैक पोर्शन होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, छोटी 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 ग्रंथियां होती है, गांठें जैसी होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो पोर्शन आता है इसको बोलते हैं हम निप्पल। ठीक है, निप्पल्स बोलते हैं, जहां से क्या होता है कि एक शिशु जो होता है वो क्या करता है, दूध पीता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मादा शरीर में बहुत ही जरूरी अंग होता है, जिससे क्या होता है, छोटे बच्चे का पालन पोषण होता है इसी के द्वारा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे क्या बात करते हैं हम, चलो अब देखते हैं स्तन ग्रंथि की संरचना। ठीक है, अब स्तन ग्रंथि को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको सबसे पहले उसकी संरचना को देखना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है ना, तो अच्छा ठीक है, चलो पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले कि ठीक है, ऐसे करके ठीक है, ये क्या हो गया, ये स्तन की बाहरी संरचना है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो स्तन होता है, फीमेल की जो ब्रेस्ट होती है, इसमें क्या होती है, कौन सा कलर उठाएं, इसमें ग्रंथिल उतक भरे हुए होते हैं। ठीक है, जो वसा से बने हुए होते हैं, ग्रंथिल उतक। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ग्रंथिल उतक हो गए भाई, लो दोनों तरफ। ठीक है, ये थोड़ा रफली सा डायग्राम है। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए समझ में आ जाएगा आपको। ओके, ये क्या है, अपना नाम भी साथ साथ लिखते जाते हैं इसमें। ये है भाई ग्रंथिल उतक। ठीक है, ग्रंथिल उतक, ये क्या होता है, वसामयी होते हैं, इसके अंदर वसा होती है। ठीक है, ओके, अब ये जो ग्रंथिल उतक होते हैं ना, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो ग्रंथिल उतक है ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो अपना एडिपोज टिश्यू होता है उसका निर्माण ज्यादा होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। अब ये जो उतक होते हैं, इसके इनमें क्या होता है, कुछ स्तनपालियां मौजूद होती हैं। यहाँ पर देखो, इस तरीके से स्तनपालियां मौजूद होती हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, अपनी स्तनपालियां हो गई। ठीक है, चलो इसका नाम लिख देते हैं हम। ये क्या हो गई है, ये हो गई अपनी स्तनपालियां। ठीक है, स्तनपालियां। ठीक है, इसमें क्या हो गई है, स्तनपालियां हो गई है। ओके, अब ये जो स्तनपालियां होती हैं, ये जो स्तनपालियां हैं, इनमें क्या है, कोई दूसरा कलर उठाएं। ओके, ये जो स्तनपालियां होती है इसमें छोटी छोटी सी ना कुपिकाएं मौजूद होती हैं। ठीक है, तो कुपिकाएं कैसी होती है, देखो ऐसे करके होती है, छोटी छोटी कुपिकाएं मौजूद है, सब में होती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, कुपिकाएं सब में होती है। ठीक है, आपको समझाने के लिए बना रही हूं सिर्फ, बाकी के 3 छोड़ दिए हैं मैंने। ठीक है, इस तरीके से कुपिकाएं होती है। चलो इनका नाम लिख देते हैं, किससे, येलो से। ठीक है, तो स्तन कुपिकाएं जो होती हैं इनको क्या बोलते हैं, स्तन कुपिकाएं को ये क्या है, कुपिकाएं, कुपिकाएं। ठीक है, यानी कि एल्वेलाई। ठीक, एल्वियोली या एल्वियोलाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो स्तनपालियां होती है इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स। ठीक है, ओके, तो 3 चीजें हमारे पास हो गई कि भाई ये
ग्रंथिल उतक होते हैं जो वसामयी होते हैं, मतलब कि इसमें वसा बहुत सारी मात्रा में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है भाई, इस तरीके से स्तनपालियां मौजूद होती हैं, ठीक है। अब इन स्तनपालियों के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये कुपिकाएं मौजूद होती है जिनको क्या बोलते हैं हम, एल्विलाई बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो एल्विलाई होती हैं, ठीक है, इन पालियों में छोटी छोटी कुपिकाएं मौजूद होती हैं। ये जो कुपिकाएं हैं, ठीक है, ये गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर होता है। देखो गुच्छा जैसा दिख रहा है ना, ये क्या है, गुच्छेनुमा, गुच्छेनुमा संरचना, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इन कुपिकाओं के अंदर क्या होता है, ये जो कुपिकाएं होती हैं गुच्छेनुमा होती हैं, और इनके अंदर क्या होती है ना, गुहाएं होती हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होती है, गुहाएं होती हैं, ठीक। और इनमें क्या होता है, गुहाओं में जो दुग्ध होता है, जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, वो इकट्ठा होता है। तो देखिए, ठीक है, चलो हम इसके अंदर व्हाइट कलर कर देते हैं। इसके अंदर क्या है, मिल्क है, ये व्हाइट कलर का क्या है, मिल्क, ठीक है ना। इस तरीके से इनमें क्या हो गया, मिल्क इकट्ठा होता है। अगर आप, मतलब मैंने बोला था ना कि नेचर इतनी खूबसूरत है ना, खूबसूरती से इसने एक मेल और फीमेल बॉडी को बनाया ना बच्चे की, अगर आप अच्छे से समझोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है इसको समझने में, ठीक है। आप सोचो कि मतलब जो मिल्क होता है, इन छोटी छोटी सी जो गुहाएं होती है, मतलब ये जो कुपिकाएं हैं, एल्विलाई, ये क्या होती है, अंदर से खाली होती हैं, ठीक है, तभी इनको गुहाएं बोला है, खाली होती है। और ये जो गुच्छा जो खाली खाली होता है गुच्छा, इसके अंदर मिल्क होता है, सोचो, है ना, ये क्या है, मिल्क है, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे अपन, हाँ, अब इसके अंदर क्या होता है, ये मिल्क होता है। तो अब क्या आता है इसके बाद, इनको हम क्या बोलते हैं, ये नलिया होती हैं, ठीक है, ये नलिया रूपी स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे एक। अच्छा, दूसरे कलर से बनाना था, कौन सा कलर उठाना था, ग्रीन उठाया था ना हमने, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, दूध इकट्ठा होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो होती है ना, देखो ये इस तरीके से एक यहां से इस तरीके से, ये देखो स्ट्रक्चर ऐसे निकल निकल के आता है, ये एक हो गया, ठीक, यहां से दो हो गया, ये सब निकल रही है और इस तरीके से जुड़ रही हैं, ये दूसरा हो गया, ठीक। यहां से क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर निकल निकल के आते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से देखो, ये क्या है, नलिकाएं हैं, ये क्या है, नलिकाएं हैं। कि ये जो यहाँ गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मिल्क है, ये क्या कर रहा है, इन नलिकाओं से बाहर आता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, नलिकाओं से बाहर आता है, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, स्तन नलिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, स्तन नलिका, ठीक है, स्तन नलिका, यानी कि मेमरी ट्यूब्यूल्स, मेमरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इसको बोला हमने मेमरी ट्यूब्यूल्स, ओके। इसके बाद क्या होता है, हाँ, इसके बाद ये आगे चल के क्या करती है ना, एक समूह का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये समूह का निर्माण कर रही है, ठीक है। ये क्या है, समूह है, यहां से एक 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 देखो इस तरह के 1 2 3 4 5 6, ये 6 के मिलके क्या कर रही है, समूह बना रही है, ठीक है। ये समूह बना रही है, तो इस समूह को क्या बोलेंगे अपन, स्तन वाहिनी, ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्तन वाहिनी, ठीक है, यानी कि मेमरी डक्ट, ठीक है, मेमरी डक्ट, ठीक है। अब ये जो है आगे चलकर ये क्या करेंगी, ये गुच्छा रूपी जो है बना लेंगी, ठीक है। आगे चलकर क्या करेंगी, गुच्छा रूपी स्ट्रक्चर बना लेती हैं, गुच्छा रूपी स्ट्रक्चर बना लेंगी, मतलब ये आगे चल के इस तरीके से यहां से जुड़ जाएंगी, ठीक है। ये इस तरीके से आगे चल के गुच्छा रूपी स्ट्रक्चर, गुच्छा रूपी संरचना बना लेती हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, स्तन तुम्बिका, इसको क्या बोलेंगे, स्तन तुम्बिका, स्तन तुम्बिका,
ठीक है, स्तन तुम्बिका मतलब मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला, ठीक है। ये क्या करता है, ये आगे की साइड निप्पल्स की ओर ओपन होता है, ठीक है। अब ये जो है ये क्या करेगा, ये आगे की साइड क्या करेगा, निप्पल्स की ओर ओपन होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आगे यहाँ निप्पल्स की ओर ओपन हो रहा है इस तरीके से। इसको थोड़ा आगे और बढ़ा देते हैं, स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा हो गया ना ये, इस तरीके से ये सब आगे चल के ये ऐसे, ठीक है, ओके, ठीक। ये क्या होगा, ये होता है जहां पर इसको क्या बोलते हैं, दुग्ध वाहिनी, ठीक है, दुग्ध वाहिनी। जिससे क्या होता है, कौन सा कलर है, ठीक है, दुग्ध वाहिनी, ठीक है, मतलब लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। तो सारी चीजें ये हो गई। देखो ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है किसका, स्तन ग्रंथि का स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, कितना खूबसूरत देखो। हाँ, पता है जब आप बनाओगे ना अपने आप से, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कितना अच्छा बनाया है, आपको खुद को अच्छा लगेगा, तब आप भी बोलोगे मैम मैंने भी एक सुंदर सा डायग्राम बनाया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारी मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये चीजें क्या है। दूसरा कलर उठाते हैं। चलो सबसे पहले क्या था कि भाई ये बाहरी स्ट्रक्चर था इस तरीके से, व्हाइट कलर की जो है ये लेयर है, इसके अंदर क्या है, ग्रंथिल उतक है इसके अंदर, ठीक है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है इसके इसमें। अब यहाँ क्या होता है, जब हम किशोर अवस्था में आते हैं ना, एडोलसेंस में आते हैं, तो क्या होता है कि भाई एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है वो क्या करता है बेटा, वो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जब हार्मोन सीक्रेट होता है ना, तो उसकी हेल्प से क्या होता है एस्ट्रोजन की, कि जो एडिपोज टिश्यू होता है, यहाँ लिख देती हूँ एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू याद रखना। हाँ, एडिपोज टिश्यूज का क्या होता है, निर्माण ज्यादा करने लग जाता है, ज्यादा बनने लग जाते हैं एडिपोज टिश्यू, किसकी हेल्प से, एस्ट्रोजन की हेल्प से, ठीक है। अब ये जो एडिपोज टिश्यू जो है जब ज्यादा बनेंगे तो क्या होगा, ब्रेस्ट इनहेंसमेंट होगा। मतलब जो ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है, स्तन जो बड़े होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, एडिपोज टिश्यू ज्यादा बनने लग जाते हैं, करेक्ट, बिल्कुल, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होता है, ये जो ग्रंथिल उतक होते हैं, इसके बाद यहाँ पर आती है स्तनपालियां, ठीक है। स्तनपालियों क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब ये जो पालियां होती हैं इसके अंदर क्या होती है, कुपिकाएं मौजूद होती हैं। इन कुपिकाओं को हम क्या बोलते हैं, एल्विलाई बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो कुपिकाएं पालियां होती है, इसमें क्या होती है, छोटी छोटी सी कुपिकाएं जो मौजूद होती हैं, इसको हम एल्विलाई बोलते हैं। ये बहुत सारी होती हैं और एक गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। अब क्या होती है, इसके अंदर गुहाएं मौजूद होती है, मतलब ये अंदर से खाली होता है, जिसके अंदर क्या होता है, दूध भरा हुआ होता है, ठीक है, उसके अंदर दूध भरा हुआ होता है। अब क्या होता है कि ये जो कुपिकाएं होती हैं, ठीक है, ये जो कुपिकाएं हैं, ये अगर मैं इस एक की बात करती हूँ तो ये जो कुपिकाएं होती है ना, ये क्या होता है, ये नलियों से जुड़ी हुई होती हैं। नलियां कौन सी है, जैसे मैंने बताया था ना, ये हरी रंग की एक, ये 1 2 3 4, ये क्या है, नलियों से, नलियों रूपी जो संरचना होती है वो यहाँ से निकलती है, हर एक कुपिका से निकलती है, ठीक है। फिर क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो नलियां निकली हैं इनको क्या बोला है हमने, स्तन नलिका बोला है, इसको हमने स्तन नलिका कहते हैं, ठीक है, यानी कि मेमोरी ट्यूब्यूल बोला है इसको हमने, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, ये आगे चल के क्या कर रही है, ये आगे चल के यहाँ पे समूह का निर्माण कर रही है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है, स्तन वाहिनी बोला है, ठीक है, समूह का निर्माण कर रही है जिसको हमने स्तन वाहिनी बोला है। यहाँ अकेली है तो नलिका है, समूह है तो वाहिनी बोला है, ठीक है। अब ये स्तन वाहिनी का निर्माण कर रही है, ठीक है, जो आगे चल के क्या है, गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, देखो गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने स्तन तुम्बिका कहा है, यानी कि मेमोरी एम्पुला बोला है, ठीक है।
अब ये जो मेमोरी एम्पुला है वो क्या है, दुग्ध वाहिनी से जुड़ा हुआ होता है। और ये दुग्ध वाहिनी है, ये क्या है, जहां से एक बच्चे को दूध मिलता है, यहीं से दूध बाहर आता है एक स्त्री के शरीर से। ठीक है, तो सब अच्छा, एक और चीज है कि जो मादा में जो मिल्क होता है, ठीक है, अगर हम लिखें इसको तो वो क्या होता है, किसकी हेल्प से होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की, प्रोलैक्टिन हार्मोन, क्या, मिल्क। ठीक है, अब कलर चेंज करके लिखती हूं, ध्यान से देखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो मिल्क फॉर्मेशन होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की मदद से होता है, लेकिन जो निकलने का कार्य है, ठीक है, बाहर, मतलब जो दुग्ध है उसका बाहर निकलने का जो कार्य है, निकलने या निकलने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसको बाहर निकालने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, मतलब कि जो मिल्क फॉर्मेशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो यहां से निप्पल से बाहर आ रहा है मिल्क, वो किसकी हेल्प से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से आ रहा है। तो बच्चा ये क्या था, ये सब कुछ था हमारी क्या, एक स्तन ग्रंथि की संरचना थी। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर? चलो इसको थोड़ा सा रिटर्न में समझते हैं कि एक्चुअली में क्या पढ़ा हमने अभी। ठीक है, ये देखो आपकी एनसीईआरटी में इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसे आप बहुत आसानी से देख सकते हो, है ना। कि देखो स्तनपाली है, इसमें वसा है, स्तन कूपिका है, स्तन नलिका जिसको हमने एम्पुला बोला था, तुम्बिका, दुग्ध वाहिनी, ठीक है, निपल है, एरियोला है, ठीक है, ये सारी चीजें। चलो अच्छा, यहां देखो कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों की का अभिलक्षण है। मतलब जो भी मादा होगी, चाहे वो एक पशु है या मनुष्य है, जो भी मादा होगी उसमें क्या होगी, स्तन ग्रंथियां मौजूद होंगी, लेकिन कार्यशील, जो कार्यशील अवस्था होती है उसमें। ठीक है, स्तन ग्रंथियां यानी कि स्तन युग्म संरचना है, ठीक है, जिनमें ग्रंथिल उतक और विभिन्न मात्रा में वसा होता है। ठीक है, ग्रंथिल उतक होते हैं और उसमें क्या होता है, वसा होता है। ठीक, हर एक स्तन का ग्रंथिल उतक 15 से 20 स्तन पालियों, ठीक है, में बटा हुआ होता है। ठीक है, 15 से 20 होती हैं, क्या होती हैं, देखो ये जो समझिए कितनी होती है, 15 से 20 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 बनाई है, ये क्या होती है, 15 से 20 होती है नंबर में। ठीक है, ठीक है, इसमें कोशिकाओं वेफ गुच्छ होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। मतलब जो मैंने क्या बताया था, कोशिकाओं में क्या होती है, गुच्छे की संरचना में कूपिका मौजूद होती है। कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है। बताया था ना कि भाई ये कूपिका है, इसके अंदर क्या मौजूद था, इसके अंदर ये व्हाइट 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 क्या है, ये मिल्क है। ठीक है, जो कूपिकाओं की गुहाओं में एकत्र होता है। कूपिकाएं क्या होती है, ये गुहा होती है इसके अंदर, यानी कि ये खाली होती है अंदर, जिसमें क्या होता है, मिल्क होता है ना। चलो आगे बढ़े। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती है, हमने यही बात करी थी कि कहाँ खुल रही है, वो स्तन नलिकाओं में खुल रही है। एक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी बनाती हैं। ठीक है, ये भी हमने अभी बात करी थी। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक स्तन तुम्बिका बनाती है, ये भी हमने देखा था। स्तन तुम्बिका जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती है, जिसको हमने लैक्टिव फेरस कहा था। ठीक है, जिससे कि दुग्ध स्तन से बाहर निकलता है। ठीक है, यही सब चीजें हमने पढ़ी थी बच्चा पार्टी। सबको यहाँ तक ऑल क्लियर, सारा कंसेप्ट क्लियर, यहाँ तक कि भाई मेमोरी ग्लैंड के बारे में क्या पढ़ा हमने, जो हमने वहां डायग्राम बनाया हमने वो यहाँ पर पढ़ा, राइट। अब मेरे ख्याल से इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा कि मैंने डायग्राम बना के क्यों दिखाया था। ओके बच्चा पार्टी, इसके बाद क्या है,
अच्छा ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, मतलब लैंगिक जनन की, किसमें? अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किस में बात कर रहे हैं? ह्यूमंस में, ठीक है। तो वो प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है? हाँ, कहां से स्टार्ट होता है वो प्रोसेस, बताइए। वो प्रोसेस स्टार्ट होता है निषेचन पूर्व घटनाओं से, संरचनाओं से, राइट। हमने जो कि अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना, किस में पढ़ा था? पुष्पी पादुप में लैंगिक प्रजनन में पढ़ा था हमने। क्या? निषेचन पूर्व, निषेचन, द्विनिषेचन और निषेचन पश्चात। याद आ गया? नहीं आया तो पिछली क्लासेस में जाके देखना कि वहां पे क्या देखा था हमने, ठीक है। तो ये संरचनाएं क्या होती है? हमारे ह्यूमंस में भी होती हैं, हम इंसानों में भी होती हैं, यही सब संरचनाएं और अवस्थाएं, ठीक है। जहां पर हमने क्या देखा था? जहां पर हमने देखा था कि भाई युग्मक जनन होता है, जहां पर युग्मक जनन, ठीक है, युग्मक जनन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई युग्मक जनन यहाँ पर, वहां से यहाँ पर, यहाँ से वहां, क्या सीन चल रहा है ये? युग्मक तो हर जगह बनेंगे, चाहे वो पादप हो, पशु हो या हम हो भाई, तभी तो निषेचन होगा। हाँ, तो चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले युग्मकों के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये सब चीजें हैं क्या। ओके चलिए ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जहां पर हम देखते हैं युग्मक जनन, ठीक है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस। युग्मक प्लस जनन मतलब युग्मक का बनना, युग्मक का जनन, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि यहां पर ये क्या प्रोसेस है भाई? ये प्रोसेस है युग्मक में, क्या प्रोसेस है ये? युग्मक में, युग्मक क्या होता है अपना? गैमीट। देखो यहां लिखा है ना, गैमीट, है ना। तो युग्मक में क्या हुआ है? निर्माण की क्रिया, निर्माण की क्रिया, ठीक है, उसके बनने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? अपना युग्मक जनन कहलाता है, ठीक है। ओके, तो नर, हम जानते हैं कि जो एक नर होता है एक मादा होती है, ठीक है, कि भाई साहब ये एक नर है यानी कि मेल, ठीक है, ये मादा है, ठीक है, यानी कि फीमेल है ये, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि नर में क्या होता है? नर युग्मक होता है। नर में क्या हुआ? नर युग्मक, ठीक है। और मादा में क्या हुआ? मादा युग्मक, मादा युग्मक, ठीक है। अब जो नर युग्मक होता है उसको क्या कहते हैं हम? शुक्राणु कहते हैं इसको, ठीक, शुक्राणु, यानी कि क्या हुआ? स्पर्म्स, ठीक है, क्या क्या शुक्राणु क्या हुआ? स्पर्म्स हुआ, ठीक है। और जो मादा युग्मक होता है वो क्या होता है? अंडाणु होता है वो, ठीक है, यानी कि ओवम होता है। अब जो शुक्राणु के निर्माण की क्रिया होती है, ठीक है, जो शुक्राणु के निर्माण की क्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे? शुक्र जनन, ठीक है, क्या कहेंगे उसको? शुक्र जनन कहेंगे, ठीक है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। अब जो अंडाणु के निर्माण की क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं हम? अंड जनन कहते हैं, यानी कि oogenesis कहते हैं, ठीक है, अंड जनन, ठीक है, यानी कि oogenesis, राइट। ओके, अब ये जो शुक्राणु, जो शुक्र जनन होता है ये कहाँ होता है? हाँ, कहाँ होता है ये शुक्र जनन? ये हमारे किस में होता है भाई? वृषण में होता है, यानी कि टेस्टिस में होता है, ठीक है, किस में हो रहा है? टेस्टिस में हो रहा है, ठीक। अब ये जो अंड जनन है ये कहां पर हो रहा है भाई? ये अंडाशय में हो रहा है, हाँ, अंडाशय मतलब ओवेरी, ठीक है ना। यहां तक सबको क्लियर है कि भैया नर में नर युग्मक है, शुक्राणु है नर युग्मक,
और शुक्र जनन से बन रहा है। कहाँ बन रहा है जी? वृषण में बन रहा है। ठीक है, बनने के बाद कहाँ पे? एपिडिडिमस में ये क्या होता है, यानी कि अधिवृषण में ये क्या होता है, स्टोर हो जाते हैं वहां पे। ठीक है, मादा युग्मक क्या है? अंडाणु है। ठीक है, काम इसकी क्रिया को क्या बोलेंगे भाई? हम अंडजनन बोलेंगे। कहाँ होती है ये? अंडाशय में होती है, यानी कि ओवेरी में होती है। ठीक, तो अभी तक हमने जो अपने दोनों क्लासेस थी वहां क्या पढ़ा था हमने वहां बात करी थी प्राथमिक अंगों के बारे में। ठीक है, मतलब जहां पर हमने इनके निर्माण को देखा था कि भाई वृषण में किस प्रकार शुक्राणु बन रहे हैं और अंडाशय में किस तरह अंडाणु बन रहे हैं। ठीक है, तो इसी को चलो हम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा जान लेते हैं। किसके बारे में जानते हैं? शुक्र जनन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो शुक्र जनन होता क्या है? हाँ, ये हम यहाँ बात करेंगे कि होता क्या है, कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं कि भाई शुक्राणु के जो निर्माण होता है, शुक्राणु का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ठीक है, उसकी जो क्रिया है, मतलब उसका जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जी शुक्र जनन। ठीक है, शुक्राणु के निर्माण की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगा? शुक्र जनन कहलाएगा। करेक्ट, बिल्कुल, कंफ्यूजन का ही नहीं रखना है। ठीक है, बहुत देखो, शुक्र जनन, शुक्र मतलब शुक्राणु, जनन मतलब पैदा होना। ठीक है, यानी कि जहां पर क्या हो रहा है, जहां पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं हम? स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे हमने क्या बात करी थी कि भाई नर होता है, यानी कि नर क्या है? अपना मेल। ठीक है, ये हमारा मेल है। ठीक है, अब मेल में क्या होता है? हमको पता है कि वृषण कोश होता है। ठीक है, क्या होता है? वृषण कोश। ठीक है, ओहो, वृषण कोश। वृषण कोश मतलब वृषण कोश यानी कि स्कॉटम होता है। ठीक है, ये जो वृषण कोश होता है, इसमें क्या होते हैं? वृषण होते हैं, ये हम जानते हैं, है ना? क्या होते हैं इसमें? वृषण। इस तरीके से देखो, डायग्राम में देख लो चाहे आप, ये इस तरीके से क्या है? वृषण कोश है ये, है ना? ये क्या हुआ? अपना वृषण कोश हुआ। ठीक है, इस वृषण कोश के अंदर ये क्या है? अपना वृषण हुआ, है ना? और इस वृषण के अंदर क्या होता है? इसके अंदर करीब 250 कोष्ठ होते हैं। इस तरीके से ये नलिकाएं होती हैं और इनमें क्या होता है? 250 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, चलो लिख देते हैं, इसमें क्या होते हैं? करीब 250 कोष्ठ। ठीक है, और इन कोष्ठों को क्या कहते हैं? वृषण पाली बोलते हैं इन्हें, यानी कि वृषण पाली। ओके, इन्हें क्या बोलते हैं? वृषण पाली बोलते हैं। जहां पर क्या होता है? 2 से 3 शुक्राणु जनक नलिकाएं होती हैं। जहां क्या होता है? 2 से 3 शुक्राणु जनक कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं हो गई। ठीक है, इसका मतलब है कि यहीं पे वो जगह है जहां पर क्या हो रहा है बच्चा? जहां पर शुक्राणु जनन। ठीक है, यहां क्या हो रहा है? शुक्राणु जनन हो रहा है। ठीक है, ये क्या होती है? अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है, क्या हुआ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। करेक्ट, तो ये हम समझ गए कि भाई शुक्र जनन कहाँ हो रहा है? शुक्राणु जनन कहाँ पर हो रहा है भाई? अपना शुक्राणु जनक कोशिकाओं में हो रहा है। करेक्ट है बिल्कुल यहाँ तक। चलो, अब ये जो अपने शुक्र जनक हैं कोशिकाएं, ठीक है, शुक्र जनक कोशिकाएं में क्या होती है? नलिकाएं भी होती हैं। तो चलो एक नलिका को हम बाहर लेकर आते हैं। इसमें नलिकाएं होती हैं, उसको बाहर लेकर आते हैं और देखते हैं, उसको टीएस काट के देखते हैं कि एक्चुअल में वो दिखती कैसे है। चलो जी, अब हम जानते हैं कि ये 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, एक होती है सर्टोली और एक क्या होती है?
नर जर्म कोशिका। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई। लो भाई, फिर से गलत बन जाता है, कभी गोल तो होता ही नहीं है। फिर से ट्राई करते हैं गोल बनाने का, प्लीज इस बार बन जाना अच्छा सा गोल सा स्ट्रक्चर। फिर भी बेटर है, राइट है, फिर भी बेटर है ना। ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। अभी बताऊंगी एक एक करके क्या होता है। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ये क्या होती हैं, अपनी नर जर्म कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये क्या है, नर जर्म कोशिकाएं। इसको लिख देते हैं नर जर्म कोशिका। और खूब सारी होंगी तो क्या होंगी, कोशिकाएं। इसको क्या बोलेंगे अपन, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, इसके द्वारा क्या हो रहा है, इसके द्वारा शुक्राणु जनन होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है। चलो उसके बाद क्या होता है, इस तरीके से बीच में ऐसी संरचना होती है। ये संरचना क्या कहलाती है बच्चा पार्टी, बताओ जल्दी, संरचना क्या कहलाएगी, सर्टोलाई कहलाएगी। ठीक है, बातें करने से अच्छा है ना कि थोड़ा ध्यान दे लो बेटा, थोड़ा सा ध्यान दे लो ना। क्यों नहीं सुनते हो आप लोग। चलो ये क्या है अपनी सर्टोली, क्या है, सर्टोली कोशिका। ये क्या काम करती है भाई, ये पोषण कोशिका होती है। बेसिकली ये क्या होती है, पोषण कोशिका होती है ये। ठीक है, ये क्या हो गई, पोषण कोशिका हो गई। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो पोषण कोशिका होती है क्या काम करती है भाई, शुक्राणु को पोषण देती है। शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है ये। ठीक है, ओके। अब क्या बचा भाई, हाँ, तो हमारी जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं उसको अगर काटेंगे तो अंदर से हमें ऐसे दिखाई देती है ये। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और इसमें कुछ देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि जब एक नर होता है, फीमेल होता है, वो अपनी प्यूबर्टी पे आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भाई ये मेल है, ये क्या हुआ, अपनी प्यूबर्टी पे आया। ठीक है, मतलब मैच्योर होने को आ गया है। तो इस टाइम पे क्या होता है, इसमें जो हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है, मतलब बढ़ने लग जाता है। ये हाइपोथैलेमस क्या होगा, इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, इंक्रीज होता है तो क्या करता है ये क्या करेगा, जो अपना गोनोडोट्रोपिक, ये क्या करेगा, जो गोनोडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोनोडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करेगा, जो पीयूष ग्रंथि होती है अपनी, हाँ, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या करेगा, यहां पर ये जो होता है दो हार्मोन, ये इस पे वर्क करता है। फिर क्या करता है, दो हार्मोन्स को रिलीज करता है ये। कौन से कलर से दिखाएं, दो हार्मोन्स को रिलीज करेगा ये। ठीक है, ओके, कौन से दो हार्मोन्स होंगे, बताओ, बोलो बोलो। ये क्या कर रहे हैं, मेल की प्यूबर्टी टाइम पे जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से, GnRH यानी गोनोडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की वजह से क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो दो हार्मोन्स रिलीज करती है। ठीक है, कौन से होते हैं, दो हार्मोन्स, एक तो हो गया अपना LH, एक हो गया FSH।
ठीक है, ये 2 हार्मोन्स हो गए। LH क्या होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। LH क्या हुआ? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हुआ। और FSH क्या हुआ भाई? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब ये जो LH है ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये आपका जो लीडिंग कोशिका होती है, ये क्या करेगा? आपका जो लीडिंग कोशिका होती है, जो लीडिंग कोशिका है, ठीक है, लीडिंग कोशिका पर काम करता है ये, ठीक है। ये किस पे काम करेगा? लीडिंग कोशिका के ऊपर। बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को सिर्फ तेरे मतलब तेरी सिर्फ मैं ही हेल्प करूंगा, मैं ही तेरा सच्चा दोस्त हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस पे काम करेगा कि नहीं मैं तुझे कहीं और नहीं जाने दूंगा। बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना कि नहीं तू सिर्फ मेरा दोस्त है ना, ऐसा होता है ना कि हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं अपने दोस्तों के लिए कि नहीं तू मेरा दोस्त है तो किसी और का दोस्त नहीं रहेगा, ऐसा होता है। तो ये भी वही कर रहा है। ये LH हार्मोन क्या बोल रहा है? LH क्या बोल रहा है कि नहीं तू मेरा दोस्त है, ठीक है, तेरी हेल्प सिर्फ मैं करूंगा। तो ये लीडिंग कोशिका के ऊपर काम करता है, जिससे जब क्या होता है कि एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है उससे। तो यहाँ पे क्या होता है? जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, एंड्रोजन हार्मोन जो होता है उसके सिक्रीशन की वजह से, इसके सिक्रीशन की वजह से क्या हो रहा है? शुक्राणुजनन क्रिया होती है। क्या होती है इसके सिक्रीशन की वजह से? शुक्राणुजनन की क्या हो रही है? क्रिया हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ओके जी, ठीक है, शुक्राणुजनन की क्रिया हो गई है और ये क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज करेगा फिर, ठीक है। ओके, एंड्रोजन, ठीक है। तो इसने 2 हार्मोन रिलीज किए, कौन से? एक तो एंड्रोजन हुआ गया, दूसरा क्या हो गया? टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है। ओके चलो, फिर क्या होता है भाई? ये जो FSH होता है इसका क्या काम होता है बेसिकली, ये बताओ आप। ओके तो हमने क्या बोला? मैंने क्या पूछा कि FSH का काम क्या है, ये बताओ पहले मुझे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था क्या काम है FSH का। ओके तो चलो ठीक है, यहां लिख देती हूं क्या काम है इसका भाई। सर्टोली कोशिका पर ये काम करता है, इतना काम है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे वर्क करेगा? सर्टोली कोशिका पर, ठीक है, पर काम करता है, ठीक। तो ये क्या था हमारा? शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में ये थोड़ा बहुत था, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्चुअली में यहाँ प्रोसेस क्या क्या होती हैं। तो हमने क्या बात करी थी कि भाई अगर हम देखते हैं कि वृषण कोश को, हाँ ये रहा हमारा वृषण कोश, इसके अंदर क्या है? वृषण, ये क्या है? वृषण कोश, ठीक है, ये क्या है? वृषण है इसके अंदर, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है? इसको अगर काट के देखते हैं हम, इसको अगर काट के देखेंगे तो क्या होगा? तो भाई यहां पर नर जर्म कोशिका को देखोगे आप, ठीक है, नर जर्म कोशिका को देखोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। क्या बोला? स्पर्मेटोगोनिया बोला, जो क्या होता है? 2n होता है, ठीक है। ये क्या हुआ अपना? 2n हुआ और यहाँ क्या होता है? 2n के साथ साथ 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 46 गुणसूत्र मतलब कि क्रोमोसोम्स होते हैं 46, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो संख्या होती है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है,
यहाँ पर संख्या होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। अब अगर किसी सेल में एकदम उसके नंबर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या प्रोसेस हो सकता है उसके पीछे, क्या रीजन है उसके पीछे, जल्दी से बताओ कि क्यों होगा, बताओ जल्दी से। अरे समसूत्री विभाजन नहीं बताया था, हाँ, कि जब यहां पर समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा तो यहां पर इसकी ये 2n ही रहेगा, ठीक है, 2n रहेगा और साथ साथ क्या होगा, इसकी जो संख्या है उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा उसका। तो ये क्या बना लेगा यहाँ पर, ये बना लेगा यहाँ पर प्राथमिक शुक्राणु, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण करेगा ये यहाँ पर, ठीक है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब यहां पे भी क्या होगा, इसका ये जो है ये क्या रहेगा, 2n रहेगा यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये 2n रहेगा। अब यहां पर क्या होगा ये बताओ आप मुझे। अब हम जानते हैं कि भाई अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक प्रथम होता है, एक द्वितीय होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री प्रथम, ठीक है, विभाजन, ठीक है, यहां उससे क्या होगा कि नंबर बहुत सारे हो जाएंगे यहां पर, जब यहां पर बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा और ये क्या बना लेगा फिर, अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद, हाँ, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब जब यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो बताओ ये 2n रहेगा या n हो जाएगा, हाँ, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड, अरे भाई बताया था ना, फिर जब क्या होगा कि जब जहां पर सम मतलब जोड़ना और अर्ध मतलब आधा, तो यहाँ पे 2n चल रहा था यानी कि सम चल रहा था, यहाँ पे अर्ध आया यानी कि n रह गया। अभी क्लियर है, भूलना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे प्रथम विभाजन तो हो गया, यहाँ पे प्रथम विभाजन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अर्धसूत्री द्वितक, हाँ, अर्धसूत्री द्वितक विभाजन, द्वितक मतलब सेकंड विभाजन, ठीक है। जब द्वितक विभाजन होगा तो ये क्या बनाएगा, शुक्राणु पशु का निर्माण करेगा, ठीक है, क्या करेगा, ये शुक्राणु पशु का निर्माण करेगा, शुक्राणु प्रशु, ठीक है, का निर्माण करेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटेड बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोला हमने, स्पर्मेटेड बोला, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है जी। चलो यहाँ हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, शुक्राणु जो होते हैं ना, यहाँ पर अपने स्पर्म्स कैसे होते हैं बताओ, अपने स्पर्म्स इस तरीके से होते हैं, ये तो थोड़ा मोटा बन गया, ऐसे करके ऐसे होते हैं ये स्पर्म्स जो होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, अपने खूबसूरत से होते हैं ये। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, ये शुक्राणु प्रशु होते हैं, तो यहाँ पर ये कैसे होते हैं, ऐसे गोल 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 स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इस शुक्राणु पशु के बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, शुक्र जनन क्रिया होती है। यहाँ पर क्या हो रही है, शुक्र जनन क्रिया हो रही है। यहाँ पर यहाँ क्या हो रही है, शुक्र जनन क्रिया, ठीक है। अब ये जो शुक्र जनन क्रिया हो रही है, इससे क्या हो रहा है, हाँ, इसी से शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, शुक्राणु का
निर्माण हो गया, शुक्राणु यानी कि स्पर्म, ठीक है, इसी से शुक्राणु का निर्माण हो गया यहाँ पे। ओके, तो चलो इसको वापस चलते हैं और उस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कि ये डायग्राम क्या कह रहा है, ठीक है, कि हमने इसमें क्या पढ़ा है एक्चुअल में। यहां पर, ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आया था कि क्या था। तो इसी डायग्राम को कि जो नर जन्म कोशिका और सटोली कोशिका को है, इनको हमने वहां पे बाहर एक फ्लो चार्ट में समझा है। यहां पर कि नर जन्म कोशिका थी, वहां पे क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हो गया भाई, उससे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बन गई, ठीक है। ये कोशिका कैसी थी, ये ऐसी थी, ठीक है, नर जन्म कोशिका। जब यहाँ समसूत्री विभाजन हुआ तो क्या हुआ, ये दो में बन गई, ठीक है। अब ये समसूत्री विभाजन होने के बाद क्या हुआ यहाँ पे बेटा, हाँ, समसूत्री के होने के बाद यहाँ अर्धसूत्री प्रथम हुआ, ठीक है। तो यानी कि ये जो कोशिका थी ये दो में बट गई, ये जो कोशिका थी ये दो में बट गई, अर्धसूत्री प्रथम में ये हुआ, फिर यहाँ पर अर्धसूत्री द्वितीयक हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अर्धसूत्री द्वितीयक हुआ। तो ये जो कोशिकाएं थी फिर ये दो में बट गई, ये दो में बट गई, ये दो में बट गई, ये दो में और ये दो में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या बनी थी, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनी थी, ठीक है। जब यहाँ पे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनी थी, फिर से द्वितीयक विभाजन हुआ तो ये क्या बन गई हमारी, शुक्राणु पशु बनी। ये क्या बनी, शुक्राणु पशु बनी। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर शुक्र जनन क्रिया हुई, ठीक है, यहाँ पर शुक्र जनन क्रिया हुई और उस शुक्र जनन क्रिया की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण हुआ, यानी कि स्पर्म बना यहाँ पर। करेक्ट, बिल्कुल। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, और डाउट हो तो अपने को क्या करना है, डाउट नेट करना है, क्योंकि हम यही मिलेंगे आपको और कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं पे वापस आना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाहता है। तो ये हमको बोल रहा है कि भाई वृषण में अपरिपक्व नरजन्म कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो जर्म्स वाला जर्म मत समझ लेना, ठीक है, हमने वो देख लिया ऑलरेडी। फिर ये कह रहा है कि शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करता है, ठीक है, ये भी हमको पता है, जो कि किशोर अवस्था के समय शुरू हो जाती है। जब किशोर अवस्था शुरू होती है ना, तो ये जो शुक्र जनन होती है उसकी प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाती है। स्पर्म्स की बनने की प्रोसेस हमारे एडोलसेंस की एज में आते 11 से 19 साल, 11 से जैसे आपने क्रॉस करोगे तो ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। डिफरेंस कैसे पता चलता है कि अच्छा ये प्रोसेस हमारे अंदर शुरू हो गई। मेल्स में क्या होता है कि दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, आवाज भारी हो जाती है, ठीक है, मसल्स आ जाती हैं है, और लंबाई बढ़ जाती है अचानक से। तो ये सब एक साइन होता है कि अब आपके अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस शुरू हो गए हैं, ठीक है। कैसे चेंजेस, कि भाई अब आपके अंदर स्पर्म्स बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। शुक्र जनन नलिकाओं के भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणु जनन समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं, बताया था, हाँ। हर एक शुक्राणु जनन द्विगुणित होता है, यानी कि 2n होता है, हमने बात करी थी, है ना, कि 2n हो गया। इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, हमने ये भी बात करी थी। चलो अब आता है शुक्राणु जनन पर हार्मोन का नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, ठीक है। ओके, चलो अब ये कब होता है मेल में, ये होता है जब मेल रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचता है, मतलब कि वो अब इस लायक है कि वो प्रजनन कर सकता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है, ठीक है। तो ये तब शुरू होता है। तो हमने क्या बात करी थी कि भाई यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, इस पे किसकी वजह से, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन की वजह से ये जो है हाइपोथैलेमस क्या होता है, बढ़ जाता है ना, हमने यही बात करी थी कि इंक्रीज हो जाता है। अब क्या होगा, जब ये इंक्रीज होता है, ठीक, तो किस पे असर पड़ता है, जब ये हाइपोथैलेमस इंक्रीज हो जाएगा इस GnRH की वजह से, तो ये किस पे असर डालेगा, पीयूष ग्रंथि पे, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है, ये डालेगा पीयूष ग्रंथि, ठीक है,
पीयूष ग्रंथि पे क्या करेगा, ये असर डालेगा। फिर जब ये पीयूष ग्रंथि पे असर डालेगा तो ये क्या करेगी, ये दो हार्मोन सीक्रेट करेगी। ये दो हार्मोन सीक्रेट करेगी, ठीक है। ये हम ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। पहला कौन सा होता है, LH होता है ना, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, FSH। इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी, वापस वीडियो में जाओ और देखो, क्योंकि मुझे भी देखना है कि आप लोग कितना सोच रहे हो, कितना समझ रहे हो, कितना ध्यान दे रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या पढ़ा रही हूँ। ओके। अब ये जो LH होता है क्या करता है, ये जो लीडिंग कोशिका होती है उसके ऊपर काम करता है। ये क्या करता है, जो लीडिंग कोशिका है, लीडिंग कोशिका है, उस पे क्या करता है, काम करता है, ठीक है। उस पे काम करेगा तो क्या होगा, दो हार्मोन बनेंगे, ठीक है। कौन से, एंड्रोजन, ठीक है, और दूसरा क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक। अगर हम FSH की बात करते हैं तो मैंने बताया था पहले भी कि भाई ये इसका काम क्या है, सर्टोली कोशिका पे काम करता है ये, बस इसका इतना काम है। ओके। थोड़ी तो मेहनत का फल दे दिया करो यार, थोड़े तो रिप्लाई कर दिया करो, चैटिंग चलती रहती है बस। चलो ओके। अगर हम आज को आगे बढ़ाते हैं तो देखो, जो लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं जिसकी आवश्यकता शुक्राणु जनन में होती है। यहाँ पर देखो, अभी हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये बोला ना टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे सीक्रेट कर रही है ये, ठीक है। लीडिंग कोशिका के दो हार्मोन कर रही है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये किस में हेल्प कर रहा है, यहाँ देखो, शुक्राणु जनन में, ठीक है। चलो, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, यानी कि अपनी पीयूष ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्रावित करती है, यानी कि सीक्रेट करती है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, LH और FSH हार्मोन के नियंत्रण में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। FSH तथा टेस्टोस्टेरोन के नियंत्रण में सर्टोली कोशिकाएं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्राव करती है, यानी कि उसको सीक्रेट करती है, ठीक है, जो शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता को बढ़ा देते हैं, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। कहां पर, शुक्र जनन नलिकाओं में कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। FSH क्या करता है, सीधे शुक्राणु कोशिका जन को प्रभावित कर शुक्राणु बनाता है, और इस क्रिया को प्रभावशाली बनाने में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करता है, सहयोग करता है। ओके। चलो, इसके बाद क्या आता है, शुक्राणु की संरचना, यानी कि हम फाइनली अपने स्पर्म के ऊपर आ गए हैं। तो हमारा स्पर्म कैसे दिखता है भाई, बहुत खूबसूरत सा होता है, बनाने की कोशिश करते हैं। पहले ही उसका स्ट्रक्चर खराब हो गया, सोच रहा होगा मुझे कितने बुरे तरीके से बना रहे हैं। हाँ, इतना बुरा तो नहीं बनाते, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ठीक है, ये ओके, ये हो गया हमारे स्पर्म, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, पूरा जो होता है ना, ये पूरा का पूरा किससे ढका हुआ होता है, ये पूरा इसके बाहर एक लेयर होती है, ढका हुआ होता है उस लेयर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस लेयर का नाम क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली से, ठीक है। कहाँ लिख दूं, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, पूरी बॉडी ढकी हुई बॉडी होती है,
ठीक है, अब इसके 3 पार्ट होते हैं, 1 2 3। ठीक है, पहला पार्ट क्या होता है इसका, सिर, यानी कि अपना हेड पार्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सिर। ठीक है, ये आ गया अपना मिडल पीस, मिडल पीस आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य खंड। ठीक है, और लास्ट में क्या आ गया, टेल, यानी कि पूंछ। पूंछ भी बोलते हैं, पुंछ भी बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या होता है भाई, सबसे ऊपर एक संरचना होती है। ठीक है, ये जो संरचना है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलेंगे, मुझे दिख रहा है या आपको भी दिख रहा है ये, इसको क्या बोलेंगे, अग्रिंडक। ठीक है, यही बोलते हैं, यानी कि एक्रोसोम। है ना, यानी कि एक्रोसोम। ओके, अरे यार रेड से लिख देना, इसलिए नहीं दिख रहा। क्या होता है ये, अग्रिंडक, यानी कि एक्रोसोम, एक्रोसोम। ठीक है, ये हो गया। ये चीज क्या कहलाती है, ये कहलाती है ग्रीवा, यानी कि इसकी नेक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, यहां पे हम कलर चेंज करके दिखाते हैं। इसके अंदर इस तरीके से होता है। ठीक है, जो दिखता तो हमें ऐसे है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे करके ऐसी संरचना होती है ये। चलो ऐसा ही बना देते हैं, फिर आप बोलोगे मैम दो दो चीजें हैं, हमको समझ में नहीं आ रही है, तो आप इजी वे में ही समझ लो। ऐसे करके ये ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है। ये कौन सी संरचना होती है, बताओ कौन सी संरचना है ये, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या काम करता है, स्पर्म को एनर्जी देता है। स्पर्म को क्या कर रहा है, एनर्जी, यानी कि ऊर्जा दे रहा है। चलो ये हो गया हमारा, इसका इतना ही काम है। अब ये जो पूंछ है, इस पूंछ का क्या काम है, ये जो एक्रोसोम है, ये क्या काम करता है, इसमें एक एंजाइम होता है आगे। ठीक है, वो क्या करता है, वो जब ये मादा युग्मक यानी कि एग के पास जाता है, तो ये उसमें जब उसको पेनिट्रेट करता है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे जो एंजाइम होता है, वो उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है यहाँ पर एक्रोसोम में। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया वाला, ये क्या कर रहा है, इसकी बॉडी को एनर्जी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। अब बचा हमारा टेल। टेल क्या करता है भाई, टेल इसकी हेल्प करता है। टेल किस में हेल्प कर रहा है, इसकी गति में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और दिशा में हेल्प कर रहा है। ठीक है, गतिमान बना रहा है इसको और दिशा दिखा रहा है कि भाई तुझे यहां जाना है या वहां जाना है। ठीक है, चलो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया है। और इसमें एक केंद्रक भी होता है, केंद्रक भी होता है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। ये भी लिख देती हूं, ये क्या होता है, अगुणित होता है। ठीक है, ये केंद्रक क्या है, अगुणित है। ओके, आगे बढ़े, चलो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अब ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, तो ये कह रहा है प्रत्येक शुक्राणु के निम्नलिखित भाग होते हैं। हमने पढ़ लिया, 3 मेन पार्ट है इसके। पहला कौन सा है, सर। प्रत्येक शुक्राणु के सर में एक लंबा अगुणित केंद्रक होता है, जो हमने देख लिया। अग्रभाग में टोपी जैसा एक्रोसोम होता है, ये भी हमने पढ़ा कि वहां एक्रोसोम पाया जाता है।
एक्रोसोम द्वारा स्पर्म लाइसिन नामक एक प्रोटीन युक्त एंजाइम होता है। मैंने क्या बात करी थी, एंजाइम होता है ना, क्या नाम है उसका, स्पर्म लाइसिन। ठीक है, ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है जब निषेचन के समय अंडाणु के कवच को तोड़कर उसके अंदर प्रवेश करने में सहायता करता है। मैंने क्या बताया था, जब जो एग होता है, ठीक है, जो फीमेल गैमीट है, जब उसको ब्रेक करना होगा, फाड़ना होगा, तब ये एंजाइम क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा क्या आ गया अपना, मध्य भाग आ गया, यानी कि मध्य खंड भी बोल दो, मध्य भाग बोल दो, जिसको मिडिल पीस बोला हमने। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमने देखा था अभी। ठीक है, जो निषेचन के समय शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है। भाई जब एनर्जी नहीं होगी तो बेचारा क्या करेगा, हाँ, वो तो ऐसे 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 चलेगा ना, उसको तो एकदम फुर्र जाना है ना। चलो, शुक्राणु के मध्य भाग में आगे की ओर एक सकरा गर्दन यानी कि ग्रीवा होता है। ग्रीवा बताया था मैंने अभी, हाँ, जिसमें क्या होता है, 2 सेंट्रियोल स्थित होते हैं। उसमें क्या होता है, 2 सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, चलो 2 भाग पढ़ लिए। तीसरा क्या है भाई, पूंछ या टेल। तो कोशिका द्रव्य से बना हुआ ये एक लंबा रचना होता है, किंतु इसके अंतिम भाग में कोशिका द्रव्य का अभाव होता है। पूरी टेल में होगा, लेकिन जब एंड में पहुंचेंगे ना तो वहां पे नहीं होगा। मध्य भाग में माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए एक्सोनिम होता है, जो पूंछ से बाहर निकला रहता है। चलायमान शुक्राणु पूंछ की सहायता से तरल माध्यम में गति करते हैं। मैंने बता दिया था कि भाई ये गति के काम में आता है और दिशा के काम में आता है। तो भाई हमने क्या किया है, ये पूरा आज कंप्लीट कर लिया है अपने 3 टॉपिक जिनके बारे में हमने बात की थी। कौन से थे, भूल गए हो? यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया बिल्कुल। लिख के बताओ कौन से थे वो 3 टॉपिक जो हमने पढ़े हैं अभी, जल्दी बताओ। चलो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मेमोरी ग्लैंड पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, हाँ, और गैमेटोजेनेसिस। 3 चीजें पढ़ी हमने। ठीक है, इन 3 चीजों के बारे में हमने फुल पढ़ लिया है। और इसके साथ साथ मैं उम्मीद भी करती हूँ कि भाई यहाँ तक पहुंचे तो आपको समझ में भी आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो फिर से क्लास में वापस जाओ और देखो कि एक्चुअल में हमने क्या बात करी है। इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं था कि आपको समझ में ना आया हो, है ना, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करी है समझाने की, और इससे आसान तरीके से क्या समझाऊं। तो बच्चा पार्टी, अब ज्यादा बोर होने की जरूरत नहीं है, खुश हो जाओ, क्लास खत्म होने का टाइम आ गया है। ठीक है, लेकिन मैं जा तो रही हूँ, वापस आऊंगी एक नए और टॉपिक के साथ। ठीक है, फिर से हम अपनी क्लास एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, और रिविजन जो करना है वो कर लेना, बिकॉज जो रिकैप होगा उसमें मैं पूछूंगी कि हमने क्या पढ़ा। ओके बच्चा पार्टी, चलते हैं, मिलते हैं अपनी नई क्लास में, मतलब एक और क्लास में जहां पर नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, और खूब सारी मस्ती करिए और खूब सारी पढ़ाई करिए। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।